बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीएफआर तो ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे रीनल ब्लड फ्लो। क्या स्टार्ट करेंगे हम? रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो नाम से ज़ाहिर है कि हम किसका ब्लड फ्लो पढ़े? किडनी का। तो कुछ एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। किडनी के पास टोटल कितना ब्लड आता है वो देख लेते हैं। 1 मिनट के अंदर आता होता है 1100 मिलीलीटर पर मिनट। अगर हम इसका कार्डिक आउटपुट निकालो, कार्डिक आउटपुट कितनी होती है नॉर्मली? 5 लीटर पर मिनट या फिर 6 लीटर पर मिनट। तो ये कार्डिक आउटपुट का कितना परसेंट होगा? 22% होगा कार्डिक आउटपुट का। और इतनी ज़्यादा से मिल रही है ब्लड, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? ज़्यादा ब्लड सप्लाई का मेन फंक्शन क्या होगा? सप्लाई इनफ प्लाज्मा फॉर फिल्ट्रेशन। क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना ज़्यादा फिल्टर होगा, तो ज़्यादा कार्डिक आउटपुट का ही फायदा होता है कि इनफ प्लाज्मा प्रोवाइड करना ताकि फिल्ट्रेशन अच्छे से हो सके। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जो एक ओहम लॉ था, ओहम लॉ हम कहते थे कि V इज इक्वल टू आई आर, ये पढ़ते थे ओहम लॉ। तो जिसमें V क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस होता था। I क्या होता था? करंट होता था। और जो R होता था वो क्या था? रेजिस्टेंस होती थी। ओके, अब हम इसी फार्मूले को मैनिपुलेट कर देते हैं। सॉरी, मैंने उलट लिख दिया ओहम लॉ में, तो ओहम लॉ भी नहीं आता। ओहम लॉ तो ये होता है ना, V इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V/R। मुझे हंसी आ रही है अपने आप पर कि मैंने कैसे FSC कर ली। अच्छा सॉरी, इसको काट देते हैं यहाँ से। तो ओहम लॉ होता है V इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V/R। आई किसको शो कर रहा है? वहाँ पर करंट को शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे किसको शो करेगा? रीनल ब्लड फ्लो को। किसको शो करेगा यहाँ पर? रीनल ब्लड फ्लो को। V किसका शो कर रहा था वहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस को। तो यहाँ किसको शो करेगा? प्रेशर डिफरेंस को। और R किसको शो कर रहा था वहाँ पे? रेजिस्टेंस को। तो यहाँ भी किसको शो करेगा? रेजिस्टेंस को। तो ये तो हो गया। तो यानी रीनल ब्लड फ्लो का अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो रीनल ब्लड फ्लो की जो वैल्यू आएगी वो डेल पी ओवर रेजिस्टेंस। और डेल पी क्या है? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस किसके दरमियान होगा? साफ ज़ाहिर है कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन के दरमियान ना। रीनल आर्टरी प्रेशर माइनस रीनल वेन प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस भी टोटल हम किडनी की ले रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे टोटल रीनल रेजिस्टेंस। अब जो रीनल आर्टरी का जो प्रेशर होता है वो एयोटिक प्रेशर से रिजेंबल करता होता है, यानी जितना एयोटा का प्रेशर होता है उतना ही रीनल आर्टरी में आ रहा होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एयोटिक प्रेशर माइनस रीनल वेन प्रेशर और टोटल रेजिस्टेंस। अब जो किडनी में बहुत सारी आर्टरीज वेसल्स होती है, तो स्पेसिफिकली 3 वेसल्स ऐसी होती है जो रेजिस्टेंस को डिटरमिन करती है, जिनमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। और अगर हम इनकी रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर ले तो हम ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो 3 आर्टरीज या फिर 3 वेसल्स कौन सी होती है? एक होगा इंटरलोब्यूलर आर्टरी, दूसरा होगा आफ्रंट आर्टरियोल और तीसरा होगा इफ्रंट आर्टरियोल। तो मेजर रेजिस्टेंस डिटरमिन करने वाली वेसल्स कौन सी है? इंटरलोब्यूलर, आफ्रंट और इफ्रंट आर्टरियोल। और यहाँ पे क्या होगा? रीनल ब्लड फ्लो, या फिर इसको वॉल्यूम लिख देता हूँ। तो रीनल ब्लड फ्लो का अगर मैंने बढ़ाना हो तो मैं प्रेशर डिफरेंस को बढ़ाना पड़ेगा। जब अगर रीनल ब्लड फ्लो को मैंने बढ़ाना हो तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, यानी इनकी डायलेशन करानी पड़ेगी। और डायलेशन कराने के लिए हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक करना पड़ेगा, या फिर मुझे कोई ऐसे रिलैक्सिंग फैक्टर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर दूसरे फैक्टर्स। वो हम बारी बारी यहाँ पे देख लेंगे। तो ये तो इसका जनरल फार्मूला हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि जो किडनी का जनरल हम कि रीजनल ब्लड फ्लो क्या होता है कि किडनी के 2 रीजन्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। इनमें कितना ब्लड आ रहा होता है? कॉर्टेक्स में कितना आ रहा होता है और मेडुला में कितना आ रहा होता है? उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इनके ब्लड फ्लो हमेशा टिश्यू के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आता है। जिस टिश्यू का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा उसका ब्लड फ्लो ज़्यादा आएगा, जिसमें मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो उसका ब्लड फ्लो भी कम आएगा। तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा रीजनल ब्लड फ्लो। अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्लड फ्लो होता है वो टिश्यू की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक आता होता है, लेकिन ये प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं होता। कैसे फॉलो नहीं होता? कि पहले मैं रीनल कॉर्टेक्स का ब्लड लिख लेता हूँ। रीनल कॉर्टेक्स के पास ज़्यादा ब्लड आता है, हाई ब्लड फ्लो एज कम्पेयर टू रीनल मेडुला। क्यों ज़्यादा ब्लड फ्लो आता है? इस वजह से नहीं आता कि इसका मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इस वजह से आता है कि इसने यहाँ पे फिल्ट्रेशन करानी है। जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी। तो इसका मेन मकसद क्या होता है? फिल्ट्रेशन वाला। मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट के यहाँ पे कोई चक्कर नहीं होता। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो दोबारा आपको बता देता हूँ कि इसके पास हाई ब्लड फ्लो इसलिए होता है क्योंकि इसने फिल्ट्रेशन करानी होती है। इसलिए नहीं होता कि इसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बल्कि इसके मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा कम होती है, डिक्रीज मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। ओके, तो जब मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट कम होगी तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होगी वो भी क्या होगी? यहाँ पर कम होगी।
क्यों? क्योंकि इसने ज़्यादा काम तो करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी इतनी ज़्यादा खर्च नहीं होती। इसने कौन सा सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा के सॉल्यूट को मूव करवाना है। अब जो असल जो होगी ना वो होगी रीनल मेडुला के अंदर। रीनल मेडुला के पास रिलेटिवली लो ब्लड फ्लो होता है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है कि इसने ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करना होता है। इसने हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम को क्रिएट करना होता है। यहाँ पे लिख देते हैं हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम। यहाँ पर रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, इस वजह से इसका लो ब्लड फ्लो होता है क्योंकि इसने हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम को मेंटेन करना होता है। अब लेकिन यहाँ पे कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी होता है सोडियम की ट्रांसपोर्ट कराना, क्लोराइड की या फिर दूसरे सब्सटेंस की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, यानी ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा होगी। जब मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन भी क्या होगी? यहाँ पर ज़्यादा होगी। एक तरफ देखिएगा रीनल कॉर्टेक्स के पास ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कम थी, लेकिन यहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा इसलिए आ रहा था क्योंकि इसने फिल्ट्रेशन करनी है। लेकिन रीनल मेडुला में ब्लड फ्लो थोड़ा कम है क्योंकि इसने हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम को मेंटेन करना है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम वो हमने पढ़ना है रीनल कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे कुछ मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा क्योंकि लूप ऑफ फैलने वाले पार्ट में, क्योंकि वो ज़्यादा डीप किया होता है मेडुला के अंदर, तो वहाँ पर सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एनर्जी चाहिए, तो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज़्यादा हुई, तो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन भी क्या हुई? ज़्यादा हुई। अब ब्लड फ्लो कम है और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, तो जो रीनल मेडुला होता है वो ज़्यादा रिस्क पे होता है हाइपोक्सिया के। तो यहाँ पे हाइपोक्सिया रिस्क क्या होता है? रिलेटिवली ज़्यादा होता है। हाइपोक्सिया रिस्क क्या होगा? रिलेटिवली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रीनल कॉर्टेक्स। तो अगर हम डिफरेंस बनाना चाहें रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला के ब्लड फ्लो में, तो यहाँ पे हाई ब्लड फ्लो होगा, यहाँ पे क्या होगा? लो ब्लड फ्लो होगा। यहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो इसलिए होता है क्योंकि इसने फिल्ट्रेशन करानी है किसकी? लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड की। यहाँ पे लो ब्लड फ्लो इसलिए होता है क्योंकि इसने हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम को मेंटेन करना है। यहाँ पे मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी और यहाँ पे मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन क्या होगी? थोड़ी कम होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन लो ब्लड फ्लो से भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे हाइपोक्सिया के चांसेस थोड़े कम हो गए, यहाँ पे हाइपोक्सिया के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो गए। तो आप इनका डिफरेंस बना लीजिएगा, मैंने इस तरह बना के नहीं लिखा। चले, तो ये तो हो गया, थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो गया। तो सिंपल सा एक फार्मूला कहता है कि जितनी ज़्यादा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करानी है, जिस पार्ट में नेफ्रॉन के जिस पार्ट में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कंजप्शन भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, जिसको गाइडन का एक ग्राफ है, इस ग्राफ को देख लेते हैं। इस ग्राफ के अंदर देखिएगा कि अगर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस पे देखिएगा जो ऑक्सीजन कंजप्शन ये भी क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रही है। और नॉर्मल एक होती है बेसल ऑक्सीजन कंजप्शन। बेसल ऑक्सीजन कंजप्शन का मतलब होता है कि ये वो ऑक्सीजन कंजप्शन है जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के काम नहीं आ रही, बल्कि ये नेफ्रॉन को जिंदा रखी हुई है। इसको बोलते हैं बेसल ऑक्सीजन कंजप्शन। ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये बेसल ऑक्सीजन कंजप्शन। बेसल ऑक्सीजन कंजप्शन का मतलब ये वो ऑक्सीजन कंजप्शन है जो नेफ्रॉन को अपने जिंदा रहने के लिए, अपने न्यूट्रिएंट लेवल को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है। बाकी इसके बाद मजीद जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ होगी ना, तो फिर ऑक्सीजन कंजप्शन भी क्या होगी? ज़्यादा होती रहेगी। तो ये हमें लीनियर ग्राफ देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रेशर देखने को मिलते हैं। तो रीनल आर्टरी में देखिएगा ये अयोटा के ऑलमोस्ट बराबर ही है 100 में, और यहाँ पे 100, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़े कम है। अब जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी, आफ्रंट आर्टरियोल, इफ्रंट आर्टरियोल, ओके, इनमें थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखिए 26 हो गया, यहाँ पर इफ्रंट में देखिएगा 43 सबसे ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे देखिएगा 16 है। तो 43, 26 और ये 16, यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो हम टोटल रीनल वैस्कुलर रेजिस्टेंस पे हम इफ्रंट की, आफ्रंट की और इंटरलोब्यूलर आर्टरी के रेजिस्टेंस शामिल करते होते हैं। और रीनल वेन में प्रेशर देखिएगा 4 होता है, और यहाँ पे कितना? 100 माइनस 4 कितना हो गया? 96 हो गया। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल दूँ तो आपका फार्मूला आ जाएगा हमारा रीनल ब्लड फ्लो वाला। तो ये तो हो गया। आगे वही गाइडर में बता रहा है कि रीनल ब्लड फ्लो वाजर रेक्टम में क्यों कम होता है। यहाँ पे देखिएगा कि वाजर रेक्टम में इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पर एज कम्पेयर टू फ्लो इन लोरेंस कॉर्टेक्स, क्योंकि इसका फंक्शन होता है कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना, और कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए मुझे हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम चाहिए। तो वो हम देखेंगे अगले चैप्टर में, पता नहीं कब देखेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो देख लेंगे। तो ये तो हो गया रीनल ब्लड फ्लो वाला। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे फैक्टर्स लिखने हैं कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, कि न्यूरल फैक्टर है, हार्मोनल फैक्टर है, या फिर ऑटोक्वाइट फैक्टर है, जो किसको
कंट्रोल करते हैं, फाइनली GFR को, रीनल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते होते हैं। तो अगला जो होगा वो होगा कंट्रोल ऑफ रीनल ब्लड फ्लो और GFR। उसके अगली जो वीडियो होगी ना उसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक, मायोजेनिक रिस्पॉन्स देखेंगे, और भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे यहाँ पर। तो फाइनली सिर्फ 2 वीडियोस रह गई है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 वीडियोस पे खींच के ले जाऊँ GFR को ख़त्म करने के लिए। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हो गया GFR, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, थोड़ा सा टाइम लगा लेना और हमारे साथ ताउन कर लेना, और चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को जो लाल होता है उसको दबा दबा के क्या कर देना, वाइट कर देना, और बेल आइकन को जो वाइट होती है उसको दबा दबा के काला कर देना। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।